राजीव, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आपके साथ है। आपकी रिपोर्ट, हमारी इंडिया न्यूज हरियाणा की जो मुहिम थी, एक पहल थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें 4 महीने सरकार को हुए, लेकिन 4 महीने में विज साहब के द्वारा जो काम किया गया उसे लोगों के द्वारा भी सराहा जा रहा है। एक प्रयास हमारा भी ये रहा कि अपने माध्यम से जो है, इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता की आवाज को विज साहब तक पहुंचाएं। आपका कोई सवाल विज साहब हो तो मैं चाहूंगा आप जरूर पूछें। विज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, वरिष्ठ मंत्री होने के नाते आप ये जो प्रबुद्ध वर्ग यहां हमारे स्टूडियो में बैठा है, इससे जुड़ने की, इनकी बात सुनने की जहमत उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हम सब ये जानते हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, संवेदनशील हैं। हमने देखा पिछले दिनों अंबाला में जो एक एक्सीडेंट हुआ, आप खुद परवाह करते हुए सीधे अस्पताल में पहुंचे। हम एक बात आपसे जरूर जानना चाहते हैं यहां पर कि जब आप बेहतरी की बात करते हैं या बेहतर कोशिश करने की बात करते हैं, तो क्या 2, 3, 4 जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं? हम ये देखते हैं कई बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कई बार आपके बयानों में कि हौसला तो बहुत है भीतर कुछ करने का, लेकिन जो जमीनी स्थिति है वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आती है। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को जब बेहतर करने के बारे में सोचता है तो किन 2-3 बड़ी समस्याओं से वो जूझता है? बहुत ईमानदारी से विज साहब। नहीं, देखिए, एक ही समस्या है और वो समस्या है फाइनेंस की। क्योंकि लंबे समय से पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है। बजट पर कुल बजट का केवल 2% खर्च किया जाता रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का। और इसी कारण से आज गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे का अस्पताल में इलाज करवाना नहीं चाहता है, इसी कारण से। क्योंकि जब साधन नहीं होंगे तो बिना साधनों के तो साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, हमने वर्क कल्चर ठीक करने की कोशिश की है इन 3-4 महीने में। हमारे अस्पतालों में काम करने में मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो काफी उन्होंने सहयोग किया है और सब लोगों ने जो लंबे समय से वर्क कल्चर खराब हुआ था उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। अब हमने सेकंड फेज शुरू किया है कि हम अस्पतालों में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो डॉक्टर्स की थी और आज भी वो दिक्कत है कि सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर नौकरी करने के लिए आना नहीं चाहता है और इसी कारण से हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। लोग इक्विपमेंट की बात करते हैं, इक्विपमेंट भी नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट मैं तभी लगाऊं अगर उसको चलाने के लिए डॉक्टर हो मेरे पास। तो अब मैंने भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की है। लगभग 900 डॉक्टर भर्ती करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है और उसकी सारी हमने तैयारी शुरू कर दी है कि कम से कम हर अस्पताल में डॉक्टर तो हो। मैंने जब स्वास्थ्य विभाग को संभाला 34 अस्पताल ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था, एक भी डॉक्टर। अब आप बताइए कि अगर किसी 29 अस्पताल 34 34 जी, एक भी डॉक्टर नहीं था। हाँ जी, 34 अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं सर आप। 4 अस्पताल ऐसे थे जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं था और लंबे समय से डॉक्टर नहीं था। ठीक है, आप बताइए, जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है क्या उसको अस्पताल कह सकते हैं? उसको बिल्डिंग कह सकते हैं, कोठी कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, उसको अस्पताल थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री अस्पतालों की सूची में अनिल विज साहब, अगर कोई मंत्री इतनी चिंता करता है, अगर कोई मंत्री इतनी चिंता करता है तो हम उसे संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री जरूर कह सकते हैं और इसको कहने में हमें कोई भी हिचक नहीं है। हम सर ये जानना चाहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि साहब फंड नहीं है हमारे पास और जब तक फंड पैसा नहीं होगा हम कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर की भर्ती होगी तो खजाने पर और बोझ पड़ेगा। इस कमी के साथ क्या आपके पास कोई रोड मैप भी है कि हम साहब पहले साल में इतना करेंगे, हम दूसरे साल में इतना करेंगे और जब सरकार के 5 साल पूरे होंगे तो हम एक प्रॉपर रोड मैप के साथ इस समस्या से लड़ चुके होंगे? यानी जब हम समस्या पर फोकस करते हैं विज साहब, तब क्या हम समाधान को भी अपनी निगाह में रखते हैं? जी जी, हमने इसका रोड मैप बनाया है। सबसे पहले तो मैं सारी डॉक्टरों की कमी को पूरा करना चाहता हूं। ठीक, और उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। फिर मैं सारे अस्पतालों की मेंटेनेंस करवाना चाहता हूं।
अस्पताल ऐसे टूटे फूटे हैं कि ठीक आदमी भी आके बीमार सा महसूस करने लगता है। मैंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी अपने सारे सीएमओस को साथ, और उनको मैंने कहा है कि आप सारा मुझे डाटा तैयार करके दें कि कौन कौन सी बिल्डिंग कहाँ कहाँ ठीक होने वाली है, साफ सफाई होने वाली है, उसको हम ठीक करें। हम साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों में दिन में 5 बार सफाई होती है, उसी प्रकार मेरे सरकारी अस्पतालों में भी दिन में 5 बार पोछा लगना चाहिए। मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं। उसके बाद हमने कुछ चीजें तय की हैं जो हम इसी साल में करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने अपने विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। ठीक, मैं चाहता हूं मेरे हर अस्पताल की लेबोरेटरी वेल इक्विप्ड हो। मेरे किसी भी अस्पताल में आए मरीज को टेस्ट करवाने के लिए, कोई भी टेस्ट करवाने के लिए बाजार ना जाना पड़े। मैंने कहा जितनी भी इक्विपमेंट लगाना, मशीनरी लगानी है, आप लगाइए ताकि हमारी लेबोरेटरीज सारी इक्विप हों। दूसरा जो काम मैंने कहा है, मैंने कहा जितनी इमरजेंसीज हैं जी, आज की जो इमरजेंसी हैं हमारे अस्पतालों की, उसमें स्टेथोस्कोप और बीपी ऑपरेटर्स के सिवा कुछ नहीं है। एक एमओ होगा, एक फीमेल सिस्टर होगी, एक मेल एम्प्लॉय होगा, उसके सिवा कुछ नहीं है जी। मैंने कहा है कि आप सारी एनर्जी लगाकर मेरे सारे अस्पतालों की जो इमरजेंसी है उसको वेल इक्विप कर दें। अगर हम उसको वेल इक्विप कर देंगे तो सबसे पहले तो आदमी इमरजेंसी में आता है, अगर उसको इमरजेंसी में उसकी देखभाल हो जाती है तो उसका सारा ठीक हो जाता है। तीसरी बात जो मैं अभी करने जा रहा हूं, मैं अपने हर जिले में एक डायलिसिस की मशीन लगाने जा रहा हूं कि हर जिले में डायलिसिस की मशीन लगे, चाहे हम पीपीपी मोड में लगाएं चाहे कैसे लगाएं, लेकिन मैंने कहा है कि वो हर जिले में कम से कम एक डायलिसिस की मशीन लगाई जाए। सीटी स्कैन जहां जहां पर लग सकते हैं लगाए जाएं, अल्ट्रासाउंड जहां जहां पर लग सकते हैं लगाए जाएं, लेकिन इन सबसे पहले हमें डॉक्टर्स को लगाना है। वो डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर को आज प्राइवेट अस्पताल में बहुत ज्यादा लुक्रेटिव सैलरी मिलती है, बहुत ज्यादा, जिस कारण से वो एकदम छोड़ के चला जाता है। मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से बात की है कि हमें डॉक्टरों की, अनिल विज साहब, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, और हमारे दिल्ली स्टूडियो में विज साहब, हमारे दिल्ली स्टूडियो में ये जो तमाम प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, ये भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गंभीरता से सुन रहा है। एक तो हम पूरे इस प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से साधुवाद ये करना चाहते हैं आपका कि अच्छा लगता है जब एक स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से हम स्वास्थ्य की चिंताएं सुनते हैं और उसके कुछ सपने, उसके कुछ लक्ष्य देखते हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत साधुवाद है। लेकिन कैप्टन अजय यादव साहब, जो प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, जो ऊर्जा मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, उनसे अभी बात हो रही थी, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। वो ये कह रहे थे कि आपने पहला मौका तो खो दिया है। आपने अभी सरकार में पहला बजट पेश किया है, जो बजट बढ़ना चाहिए था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसमें कोई बढ़ोतरी सर नहीं हुई है। क्या हम ये माने कि 4 में से जो पहला साल है वो अब ऐसे ही जाएगा, सपना अगले साल हम पूरा करते हुए या होते हुए देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि बजट में ऐसा गुंजाइश नहीं थी। बस कैप्टन साहब आएंगे, अमित साहब की बात सुन के आएंगे सर आपके पास। जा सकता, ये बात ठीक है जी। जी विज साहब पूरा करें। हाँ जी, मैं कैप्टन साहब से बात करूंगा, मेरे मित्र हैं कैप्टन साहब, ये ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद हम बेटर मैनेजमेंट से, बेटर केयर से हम इन चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, वो जो मौजूदा बजट है उसमें हम अचीव कर सकते हैं। हमने वो सारा कैलकुलेट कर लिया। और हमारी मुख्यमंत्री जी से ये बात भी हुई है कि अब जैसे स्टेट के शेयर बढ़े हैं, केंद्र ने कहा है कि हम 10% बढ़ाकर देंगे, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि पैसे का क्रंच नहीं आने दिया जाएगा। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सुधारते जाएंगे। मैं आज ही सारा पैसा लेके क्या करूंगा? मेरे पास जितना है फंड, पहले मैं उससे जो कुछ कर सकता हूं, जो बेहतर कर सकता हूं, मैं वो बेहतर करके दिखाऊं।
और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं जी। कि मैं जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आया है उसके तहत बहुत जल्दी मैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं। वो करना चाहते हैं, वो हमारे कोई स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में वो भी अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं कहीं से भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे हरियाणा के किसी व्यक्ति को जब कोई तकलीफ हो तो उसको इस वजह से दिल महसूस कर घर में ना बैठ जाना पड़े कि उसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने के पैसे नहीं है। मैं ये चाहता हूं, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं कितना कामयाब होऊंगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हर आदमी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा पाऊं। ठीक है सर। विज साहब, कैप्टन साहब की एक टिप्पणी ले लेते हैं। कैप्टन साहब कुछ कहना चाहते हैं। कैप्टन साहब प्लीज कहें। अनिल विज साहब हमारे साथ दूसरी लाइन पर बने हुए हैं, प्लीज कहें सर। मेरा तो अनिल विज जी से पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, और लेकिन इनके पास भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे मैंने बताया कि बजट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एनुअल मेंटेनेंस पे कितना पैसा लगता है हर हॉस्पिटल का, उसका इनके पास डाटा होना चाहिए। दूसरा इनका ये कहना था कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा पीपीपी मोड पे खोलना चाहेंगे, उसके लिए क्या इन्होंने कोई रोड मैप बनाया है? ताकि जैसे हमारे यहाँ माजरा स्वराज में हमने पीपीपी मोड के ऊपर हमने शुरू किया था और उसका अब तक कोई आगे मामला चला नहीं है, या आप चाहते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज बने? तीसरा मैं इनसे पूछूंगा, हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया रेवाड़ी के अंदर, वहां पर ना तो अब तक कोई स्टाफ आया है, ना कोई वहां पर कोई कर्मचारी आया है। बिल्डिंग खराब हो जाएगी, उस पर करीबन 5-6 करोड़ रुपए लगे हैं। दूसरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे आपके ट्रॉमा सेंटर में एटलीस्ट वेंटिलेटर और सीटी स्कैन और डायलिसिस, ये कम से कम होने चाहिए। और मैं दर्द समझता हूं, खेमका के मामले में इनका दर्द है, मैं जानता हूं मैं, और बड़े विभाग बात कहते हैं। अजय जी आज कोई राजनीतिक बात नहीं सर, हम बहुत गंभीरता से, कैप्टन साहब हम बहुत गंभीरता से सिर्फ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करना चाहते हैं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं सर, प्लीज जी। नहीं, मैं इनसे ये कह रहा हूं, नहीं बड़े गंभीर हैं ये, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा मुख्यमंत्री से कहकर और बजट में अगली बार ज्यादा प्रावधान कर सकें, ताकि जो इनकी प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज जो हैं, ताकि प्रॉपर अगर एनुअल मेंटेनेंस होता रहेगा ना तो ये बिल्डिंग खंडर बनेगी। ठीक है। और डॉक्टर्स की और जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं वो जल्दी कराकर कम से कम हमारे नर्सेज वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उसकी कमी पूरी करें, यही मैं इनसे कहना चाहता हूं। ठीक है सर, जवाब लेते हैं, विज साहब से जवाब लेते हैं। विज साहब प्लीज जवाब दें सर। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और मैं इसके कोई राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता था जी, परंतु कैप्टन साहब ये पूछ रहे हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, तो मैं इनसे ये तो जरूर जानना चाहूंगा कि पिछले 48 सालों में अधिकतर समय आपका राज रहा, आपने कौन से अस्पताल में वेंटिलेटर लगवाए, कितने वेंटिलेटर आपने लगवाए? आज हरियाणा में गुड़गांव को छोड़कर किसी भी अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। 68 सालों में, ये 48 सालों में नहीं लग सके हैं। अब एकदम आप 4 महीने में मेरे से पूछेंगे कि कितने वेंटिलेटर लगवाए, तो वो उचित नहीं लगता है। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, कि हम सारों में ना सही लेकिन कुछ अस्पतालों में लगा सके। बाकी उन्होंने रोड मैप की बात कही, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डायलिसिस की मशीन लगाने का हमने सारा उसमें तैयारी कर ली है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अभी हम 5 में लगाने जा रहे हैं डायलिसिस की मशीन। उसी प्रकार से 5 अस्पतालों में हम सीटी स्कैन लगाने जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी उसका काम, उसके टेंडर होने वाले हैं और बहुत जल्दी उसका काम इनका हो जाएगा। हमने काम शुरू किया है, अब शुरू किया है और उसको हम पूरा भी करेंगे, समय जरूर लगेगा।
जी।